वेलकम बैक नाजरीन। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जो गुजारिश की थी कि जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अगर हम देखते हैं तो इस वक्त एक वक्त था जैसे कि तमाम तर हमारी सियासी गुफ्तगू का महवर जो था वो मुस्लिम लीग नून के जो उस वक्त के सदर या लीडर या टॉप उनकी टीयर के जो सरबराह थे नवाज शरीफ साहब थे, उनके ऊपर होता था। और आजकल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी जो महवर है वो पैटर इन चीफ तहरीक इंसाफ है। अब बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी रिसेंट में अगर हम देखते हैं तो हमने जो है सेनेट का इलेक्शन भी देखा जो कि केपी के असम्बली के अंदर हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, क्या मसाइल पैदा हुए। कहा यह जा रहा था, शुनीद ये थी कि वो 8 सीटें आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 सीटें या 6 सीटें उन्होंने विन की हैं। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब की जानब के जो बुलंद बाला जो उनके दावे हैं, अगर उनको देखते हैं तो उनकी बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ हमें नज़र आती है। पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो 20 जो थे अरकान असम्बली जो थे उनको उनके खिलाफ जो था एक रेफरेंस जो था वो इलेक्शन कमीशन तक के अंदर जो वो भिजवाने की बाज़गश्त हमें सुनाई दी। और उसके बाद पता लगा कि वो सबके तमाम के तमाम को माफ़ी होगी। लेकिन उसके बाद कल की अगर मैं बात करता हूँ तो पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो हाथापाई, धक्कम पेल, गालम गलोच, वो जो माहौल था वो हमने दोबारा देखा। और दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो कल की ही अगर मैं बात करता हूँ तो सेनेटर एजाज चौधरी साहब पीटीआई को, जो कि बेसिकली 9 मई के जो केसेस थे उसमें सेनेटर एजाज चौधरी साहब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर जो थे मलक अहमद खान भज्जर और उसके अलावा अहमद चट्ठा साहब जो है उनको नाअहल करार दे दिया गया है। इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम केपी के सूबे की बात करते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब के जो बुलंद बाला दावे हैं और ख़ास तौर पे उनकी और फैसल करीम कुंडी साहब के दरमियान में जो एक टंग ऑफ वार जो है वो चल रही है, वार ऑफ टंग कह लें या टंग ऑफ वार कह लें, जो भी है उनके दरमियान में जो मसाइल चल रहे हैं। बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो सोशल मीडिया पे एक घमसान का रन पड़ा हुआ लड़ाई चल रही है, तो दूसरी जानब जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ दरमियान में ये चीज़ें चल रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गवर्नर केपीके को जो उनको जो दावा किया है उस पर हम बात करेंगे। इन चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर लालचंद मली साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके साथ में हमें नईम करीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान से। जिस मेरा ख्याल सबसे पहले जो है वो मैं लालचंद साहब से बात करता हूँ। चंद साहब, सर कैसे देखते हैं इन तमाम तर चीज़ों को? और ख़ास तौर पर सर मैं अगर केपी असम्बली की बात करता हूँ और अभी 2 दिन गुजरे की बात करता हूँ तो मोहसिन नकवी साहब के साथ बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए और अब जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब के साथ मसाइल पैदा हो गए। तो सर कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? सर बताऊँ किया है हम देखें इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ वो पूरी दुनिया समझती है कि वो रिग्ड इलेक्शन था, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जो असेंबलियों में मेंबरान बैठे हैं, असेंबलियों की वक़्त जो है वो खत्म हो चुकी है। और ये सारे इलेक्शन कराए थे ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने और राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने। और वही जो उनकी रविश है उनके, हालांकि उनका वो टेन्योर जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन हुकूमत को क्योंकि वो शख्स सूट करता है इसलिए उनको रखा हुआ है और वो इस डर पे है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाए। आपने राइटली कहा, अहमद बचर साहब हैं, अहमद चट्ठा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उनके अलावा और भी जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने फौरी तौर पर उनके जो है अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि उनको सजाएं आई थी, तो उनके जो है डी नोटिफिकेशन करने के जो है वो उन्होंने लेटर निकाल दिए हैं। हालांकि ये वही इलेक्शन कमीशन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस शिकस्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने एक साल तक उस पर अमल नहीं किया था। हालांकि हमारे इन सब उम्मीदवारों के पास ये वक्त अभी तक ये मौजूद है अपना ऑप्शंस के वो अपील में जाएंगे। 1 महीना अपील का है, अगर वो अपील नहीं मानते, अपील रिजेक्ट होती तो इलेक्शन कमीशन नोटिस कर सकती थी, लेकिन बगैर किसी सुने, बगैर कोई नोटिस किए हुए इस तरह के अमल किए जा रहे हैं। जहां तक केपी है, देखिए केपी जो सूबा है वो ऑलरेडी टेररिज्म से जो है वो मुतासिर है। हमारे वहां रोजाना आम शहरी की, हमारे फोर्सेस के जवानों की जाने जा रही हैं। हम बॉर्डर को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमें करना चाहिए कि वहां पे जो इंकर्जन है वो ना हो। लेकिन क्योंकि हुक्मरानों को ना इस मुल्क में
दहशतगर्दी की परवाह है, न जमहूरियत की परवाह है, न मईशत की परवाह है। तो उनका टारगेट एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। गवर्नर साहब यकीनन ये बातें कर रहे हैं कि उनके भी असेंबली के खिलाफ, सीएम गंडापुर के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद ले आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे 2/3 मेजोरिटी रखती है। उनका कोई भी गैर जमहूरी काम जो होगा वो वहां पे अवाम में इंतहाई गैर मकबूल होगा और उससे ज्यादा मसाइल पैदा होंगे बजाय इसके कि उससे किसी को भी कोई फायदा हो। और गवर्नर साहब को तो फिक्र करना चाहिए कि आजकल तो बाज़गश्त ये चली हुई है कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है, शहबाज शरीफ को पे जो है कंसल्टेशन शुरू हो गई है कि ये डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। जिस तरह के करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे शुगर का केस सामने आया हुआ है, अब तो गवर्नमेंट के भी ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि शुगर हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए थी और ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल उनका अच्छा सर, कता आ कता गया है। कलामी माफ तो ये मली नाअहल साहब, हुकूमत है। मली साहब कता कलामी माफ, अभी आपने जो बात की थी कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो आपने बात की थी कन्फ्रंटेशन की, सर ये तो इंतहाई फेक न्यूज़ थी और उसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया की न्यूज़ थी और उसके ऊपर जो था वो हम लोगों ने बारहा जो है वो हम लोगों ने भी माजरत की है और बल्कि हमने दोस्तों को ये भी बताया कि फेक न्यूज़ को जो है आप उसको इस तरह लेके मत चलें। तो सर आप अगर वो अपनी इस गुफ्तगू में से वो जो अपना अपना पॉइंट अगर आप उसको स्पंज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी आपके साथ देखें आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आप एक दूसरे असम पर इल्ज़ाम देने असम दें सर। असम 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 साहब, बात यह है कि ये फेक न्यूज भी फीड की जाती है। हर जगह पे कई ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ये उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए या कोई मजमूम मकासद होते हैं, वो फीड की जाती है। आप कोई फेक न्यूज नहीं देते। कोई सहाफी जानबूझकर कोई कोशिश नहीं करता कि कोई फेक न्यूज दे इस लेवल पे जाकर, लेकिन ये खबरें फीड की जाती हैं। उनके कई मकासद होते हैं, किसी एक सहाफी की बात नहीं है। सोहेल राइट साहब ने भी कोई एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि इस हुकूमत को ओवरऑल रिकंसिडर किया जा रहा है कि ये हुकूमत जो डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। हाँ, देखिए, दहशतगर्दी पे वो ये काबू न आपका पा बात, ये सके, ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया सर, ये आपका पॉइंट आ गया कि हुकूमत जो है पॉलिटिकली। दहशतगर्दी में वो काबू नहीं पाते, जी सर। मईशत में वो बेहतरी नहीं ला सकते। इस मुल्क की 45% से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 35 लाख लोग जो ये मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इकानमी की बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई उरूज पे है। तो ये सारी चीजें, और वो जो सही। बयानियां जिन्होंने इसको इतना टाइम मिला तो ये कुछ ऐसा करते कि अवाम इनको इज्जत की निगाह से देखती। वो ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना इदारों के लिए कुछ कर सके। और उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये हमारी हुकूमत जो है वो एक हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड हुकूमत है, एक हाइब्रिड तो सिस्टम है। उसका मकसद ये हो गया कि अब अगर कोई करप्शन भी होती है तो वो हाइब्रिड सिस्टम पे इल्जाम आ जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए रिकंसिलिएशन ठीक सर, आपका हो सर रही है ठीक कि है ये जो मली भी ये साहब, करे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक, मली साहब आपका पॉइंट आ गया। नईम करीम साहब, नईम करीम साहब, चलें ठीक है, ये तो होगी, लेकिन मेरा जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मेरा फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था वही चीज़ सर मैं आपके पास लेके आता हूं, क्योंकि सर आप बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है और बलूचिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेकिन ठीक है मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली बलूचिस्तान से और उस इलाके के भी जो वेयर अबाउट्स को सारा कुछ देख रहे हैं आप। तो दहशतगर्दी से जैसे अभी मली साहब ने बात की है कि केपी के जो है वो दहशतगर्दी से बड़ा मुतासरा इलाका है, तो सर बलूचिस्तान भी सेम वही चीज़ है। लेकिन मली अब अगर आप देखते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो वो किसी भी किस्म के ऑपरेशन से इनकार कर दिया और उन्होंने बड़ा सख्ती से मना किया है कि मैं अपने सूबे के अंदर किसी को ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, मैं वहाँ पे ड्रोन इस्तेमाल करने नहीं दूंगा, मैं वहाँ पे बमबारी नहीं करने दूंगा। तो सर ये इसको इस चीज़ को किस नज़र से आप देखते हैं सर? सर उनका ये तो कहना है एक पॉलिटिकल बयान से आगे कुछ भी नहीं सर, एक पॉलिटिकल बयान और इसके अलावा आपको भी पता है स्टेट तो नहीं चल सकते किसी भी तरह। स्टेट को स्टेट चले और सिक्योरिटी के हालात के बलूचिस्तान उस तरह इस तरह चल नहीं सकते बेसिक। ठीक है, और मैं आपको बात क्लियर है? हेलो जी जी आप जी सर बोलें बोलें बोलें। एक सेकंड, मैं स्पीकर सर मैं आपकी सर ऑडियो थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैंने टेक्निकल टीम को सर अभी मैंने कहा है वो सर आपको ड्रॉप करके से दोबारा आपको लेते हैं लाइन के अंदर। जी मली साहब इसी पे मैं आ रहा हूँ। जो क्वेश्चन सर ये था मेरा कि अगर एक जानब अगर हमें ये कहा जाता है, जैसे अभी आपने कहा जो है वो मुझे
बताया, बल्कि मेरे क्या हमारे तमाम नाजरीन को आपने बताया कि KPK जो है वो इंतहाई शोरश ज़्यादा और ख़ास तौर पे दहशत गर्दों से बहुत ज़्यादा मुतासरा इलाका है। लेकिन सर उसके बाद जब अगर दूसरी गुफ्तगू हम देखते हैं, दूसरी जानब देखते हैं, तो हमें जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तो एक अलग ही साइड के ऊपर एक अलग ही स्टांस लेके खड़े हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम दूसरी जानब देखते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो ठीक है सर, वो एक आइनी जिम्मेदार हैं, वो इंतज़ामी जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है, उनकी आपस में चिटचैट जो चल रही है उनको चलता रहना चाहिए। लेकिन सर सूबे में क्या सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही रहता है? बाकी अवाम भी तो है ना सर, उनके भी तो कुछ मसाइल हैं, सर उनको हम किस तरह देखेंगे सर? असल में बात यह है कि ना सिर्फ KPK, आपने राइटली सेड, यू सेड, जी बलूचिस्तान में भी शोरिश है और अब हालात हम सर बजाय मैंने कि सर देखिए बेहतर ना, हो मैंने बलूचिस्तान से दुरुस्त इसीलिए करने लिया का। ना सर, मैंने बलूचिस्तान से इसी लिया नईम करीम साहब को इसीलिए लिया ताकि दोनों सूबों की, दोनों दोनों जगह की हम बात कर सकें। असल मैं उससे ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह बलूचिस्तान में भी शोरिश है, ये मौजूदा हुकूमत तक तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो ये दहशतगर्दी इस लेवल पे नहीं हो रही थी और बहुत कम वाकयात हो रहे थे। गुज़श्ता 3 सालों में अब ये जो मौजूदा नालायक, नाकारा, नाअहल जो हुकूमत है उसने हालात इस हद तक पहुंचा दिए हैं कि अब बलूचिस्तान में जी तो जी मूवमेंट बंद कर दी गई है। आपको तो पता है जिन जायरीन को जाना था पैदल अपना बाय बाय रोड ईरान और इराक की तरफ, अब उनको कहा गया है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो ये क्या चीज इंडिकेट हो रही है कि हम जो है वो अपने सूबों को, अपने इलाकों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां तक जो ये सवाल है KPK का, आप देखिए KPK में भी और बलूचिस्तान में भी आपने बार बार ऑपरेशन किए हैं। आप जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद बलूचिस्तान सूबा ही बना, वो भुट्टो के दौर में भी ऑपरेशन हुए, जी ज़ियारत के बिल्कुल हुए, दौर में भी बिल्कुल ऑपरेशन हुए। हुए। और ऑपरेशन से आप उन ऑपरेशन से आपने हासिल क्या किया है? सही। यही किया कि वहां पे मकामी लोग जो है वो दरबदर हो, वो बेघर हो, वो दूसरे सूबों में जाएं और भिखारी की तरह वो बेचारे जो वहां जाके रहे, और फिर आप उनको फिर वापस ले आए और फिर 2 साल के बाद वही ऑपरेशन और एक ठीक, इंटरनेशनल चलिए जो एक, ठीक है। एक मली साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे सर ऑडियो बस दोबारा ज्वाइन कर लिया नईम करीम साहब, मेरा ख्याल है उनका भी हम पॉइंट ले लें फिर हम आगे चलते हैं सर। जी नईम साहब, सर काइंडली वहीं से सर कंटिन्यू जी कीजिएगा सर। जी इब्राहिम साहब, आवाज आ रही? जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मैंने कहा सर आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा सर जहां से आपका राब्ता मुनक़ता हुआ था सर। सर देखिए, मैं गंडापुर साहब का जो बयान आपने बताया है कि वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो ऑपरेशन ना हो, वहाँ पे जी ड्रोन जी अटैक ना जी हो। जी 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 बात ये है कि ये आज क्या पहली दफा ये होने लगा? आप बताएं कि जब इससे पहले अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक होते थे और जितनी वहाँ पे ऑपरेशंस हुए इससे पहले, उस टाइम पे भी तो हुकूमतें जो है इन्हीं की थी ना, PTI की थी, ठीक ये है। तो नहीं किसी और की हुकूमत थी वहाँ पे। हाँ और आज उनकी अगर मरकज में हुकूमत नहीं है तो स्टेट विद इन स्टेट तो नहीं चल सकती। पाकिस्तान का जो कानून है, ये पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, जो पाकिस्तान की जो बकाया है, तो सबके लिए एक जैसी है, वो ठीक किसी है। सूबे के लिए अलग तो नहीं होगी। सही। और जो उसके ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, सारे पूरे पाकिस्तान के लिए एक जैसे होंगे। ठीक है। ये तो नहीं हो सकता बलूचिस्तान में हम कुछ और सिक्योरिटी के जो है वो ऑपरेशंस के उनके नॉर्म्स बनाएं और हम KPK में उनकी मर्जी के मुताबिक बनाएं। सही। इसका मतलब कि ये सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये उनके सपोर्टर हैं, ये उनके लिए बेहतरी चाहते हैं, या उनको ये फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, इस तरह का बयान देना बहुत नामुनासिब सी बात है। पॉलिटिकल नंबर स्कोरिंग के लिए वो बात कर रहे हैं ये, लेकिन जिस मकाम पे वो बैठे हैं, ही इज ए CM और चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी पार्टी का नहीं है, वो पूरे सूबे का CM है। सही। और ये तीसरी दहाई उनके पास है, 15 साल से हुकूमत उनके पास है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उनको ठीक कर लेना चाहिए था। अब वो नहीं कर सके तो ऑपरेशन तो पहले भी हुए हैं और ऑपरेशन उसी तरह होंगे जैसे होते आए हैं, उसके बाद ही कोई वहाँ पे हल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। ठीक है। अच्छा नईम साहब अभी जिस तरह बात हो रही थी, क्योंकि आपका राब्ता जो था मुनक़ता हो गया था, तो अभी जो है लालचंद साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर भी तो यही इशू है ना, बलूचिस्तान के भी जो है मसाइल चल रहे हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है ना शोरश है। तो सर आप किस तरह देखते हैं दोनों सूबों को, किस हिसाब से यानी कि आप अब क्या कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर आप उन दोनों को वेटेज किस तरह, यानी कि उनको बैलेंस आप किस तरह कर रहे हैं सर? सर दोनों की जो बेसिक डायनामिक्स है ना, फर्क है। बलूचिस्तान की KPK की, ठीक है ना, ग्राउंड रियलिटी फर्क है।
अभी वहां पे देखिए सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है ईरान का है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान का है। ठीक है। केपीके के साथ तो सिर्फ अफगानिस्तान का अटैच होता है, ठीक है। सही। और वहां पे जो इंसर्जेंसी हुई है वो आपको पता है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से हुई। जितने भी आपके एजेंट्स पकड़े गए वो हिंदुस्तानी एजेंट्स थे जिनको पकड़ा गया, बलूचिस्तान के बॉर्डर से पकड़ा गया। और वही रास्ता था ईरान के रास्ते, वो यहाँ पे आते रहे और ये सारा कुछ यहाँ पे करते रहे। बलूचिस्तान की ग्राउंड रिलेटिव फर्क इसलिए है कि वहाँ पे 30 से ज्यादा तो नवाब सरदार बैठे हुए इस टाइम पे, सही। जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकली जो है मैं समझता हूँ कि वो डिप्राइव भी हैं इस ठीक टाइम है। पे। ठीक बहुत है। सारा पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर वहाँ पे हिला हुआ है। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी चाह रहे थे, जिस तरह होनी चाहिए थी, जो नुमाइंदे आने चाहिए थे, हाँ। बहुत सारी मजबूरियां उसके अंदर, उस तरह वो नहीं हो सका। जो स्टेक होल्डर जिनको आना चाहिए था उस तरह है नहीं है। ठीक उसके है। बाद तो ये मारंग बलोच साहब आती हैं, वो एक नई यूज को लेकर अपनी तरफ चली जाती हैं। बलूचिस्तान की महरूमी अपनी जगह पे है, वो उनको एड्रेस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको हुकूमत कर भी रही है और करती भी रहेगी। ठीक है। चलिए लेकिन सर, ये लॉ एंड आपका ऑर्डर पॉइंट की आ गया सिचुएशन सर, ये ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। अभी जो असल में जो दूसरी बात है, जो कि बिल्कुल लालचंद साहब ने बिल्कुल शुरू में बात कही थी, और जो कि मैंने अपने इंट्रो के अंदर गुफ्तगू की थी, क्योंकि आप उसको आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, कि सर अभी जी जी देखिए कि तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 जो अभी अदालत ने सर गुज़श्ता हफ्ते जो थी ना वो 10-10 साल की उनकी सज़ा बरकरार रख दी, मतलब उनको सज़ा दे दी। उनमें सर एजाज चौधरी साहब थे, उसके अंदर अब अपना मलक अहमद खान फज्जर थे पंजाब असम्बली के, और उसके अलावा अहमद चट्टा साहब हैं MN वो सर कल रात को ही इलेक्शन कमीशन ने जो था वो तो उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उनको डी-सीट कर दिया, नाअहल कर दिया। हालांकि मेरी फजर साहब से खुद मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा कि दुरानी मैं जब ये रिज़ल्ट आया था या जब फैसला आया था तो उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ और मैं इस पर अपील करूँगा। तो सर क्या दरमियान में हुकूमत को इतनी जल्दी पड़ चुकी है कि दरमियान में जो अपील का टाइम है वो भी नहीं सर दे रहे, और आप तहरीक इंसाफ के जो है वो उनको डी-सीट करना शुरू कर देंगे सर? जी नहीं साहब। जी जी भाई जी जी मैंने कहा इसमें देखे हुकूमत की तो किसी जगह पे भी जिम्मेदारी नहीं होती, नहीं तो इलेक्शन कमीशन के जो कानून बने हुए हैं, जो अच्छा। आपके जो अदालतों के जो कानून है उसके मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है ना। ठीक और हो ये गया। कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि कानूनी है। एक चीज अगर क्रिमिनल एक्ट के अंदर उनके पास साबित हो जाती है हाँ। तो उसके बाद वो डी-सीटी होगा ना। उसके बाद वो आज होता है, वो कल होता है, परसों होता है, वो अपील में जाएंगे। अपील में तो आपको पता है सालों साल लग जाते हैं। हमारे बलूचिस्तान से एक MNA साहब अपील में गए हाँ। तो 5 साल गुजर गए, उसके अंदर अपील का फैसला नहीं हो सका, नए इलेक्शन आ गए। चले लाल साहब, बात लाल है साहब कि- जी जी ठीक होगा पॉइंट। लाल साहब वो ये कह रहे हैं, लाल साहब वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस थे, लिहाजा इसलिए जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो फटाफट फैसला दे दिया। जी लाल साहब। देखिए आसाम 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने अदालतों को बेवकूफ कर दिया है। ठीक है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट जैसी कोर्ट जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया वो इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मिलिट्री कोर्ट है उनको जायज करार दिया, लेकिन हुकूमत को ये डायरेक्शन दी कि 45 दिनों के अंदर जो कन्विक्टेड होंगे उनको अपील का हक देना है थ्रू लेजिस्लेशन। लेकिन ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने से इनकार करती रही है और नहीं मान रही, और आज उस पर एक कंटेम्प्ट जो है वो जो हमारे एक चीफ जस्टिस है उन्होंने जस्टिस सज्जाद साहब ने जो भी उन्होंने वो उससे दाखिल की है। सही। ये तो वो हुकूमत है जो कहती है कि आसिया सिद्दीकी का केस बिल्कुल ठीक चला है, इसीलिए सिर्फ करते हैं। ये हर दुनिया में होने वाले जुल्म को जस्टिफाई करने के लिए तैयार है ताकि इमरान खान की सजाओं को जस्टिफाई किया जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ये सजाएं दे रहे हैं उसको जस्टिफाई किया जा सके। ये जो कोर्टों में स्पेक्टेकल लगा है, जो तमाशा लगा है दहशतगर्दी के कोर्टों में, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये सियासी केसेस है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग जैसे बचत साहब कुछ ना जमीनी एक चालान थे उनमें नाम देकर जो है उनको सजाएं दी गई, और उसी FIR में वो शख्स जो मेन अक्यूज था उसको सिर्फ इसलिए रिलीफ दे दिया गया और पुलिस ने भी उससे हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब इनके गवाह कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने ये साजिश सुनी, जो है वो सोफा के पीछे और पर्दों के पीछे खड़े होकर, तो ये तमाशा लगा हुआ है। ये सजाएं
नहीं ठहर सकती। अगर ये मुनासिब कता जजेस के कलामी पास माफ, गई तो ये उड़ जाएगी। कता कलामी माफ सर, लाहौर में भी तो एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 9 मई का सर उन्होंने बड़ा पुरजोर उन्होंने उसको डिनाई किया था, उसके खिलाफ उन्होंने गुफ्तगू की। और उसके बाद उन्हीं साहब के डेरे के ऊपर, फार्म हाउस के ऊपर, अली अमीन गंडापुर साहब पूरे लाओ लश्कर के साथ आए हैं और लाहौर में आए हैं, और उसके बाद सर वो सेनेटर भी बन गए। सर ये खुला तजाद किस चीज़ का है सर, मुझे समझ नहीं आई। तो देखिए, ये फैसले खान साहब करते हैं। जिसकी फार्म हाउस पे गए, आप मोस्टली अफरीदी साहब के, मिर्जा हफीज साहब के फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ने भी, कोई भी हो, अफरीदी साहब हो, चौधरी साहब हो, जो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी ने अपनी खुशी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। उनसे सर अभी जबर किया आपने गया, कहा, उनसे सर अभी जुल्म आपने किया कहा, गया। सर देखिए आइन सर, वक्तन सर मली साहब अभी आपने कहा कि वो ये होता रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, वो ड्राई क्लीन होते रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, तो सर ये सर जो हाँ, नहीं की सर थी, ये नहीं मुझे की थी मुझे सर मर्जी थोड़ा से। सा समझाए ना सर, थोड़ा सा इस बात को सर, थोड़ा सा। असम बात यह है, जी सर। ये पूरी दुनिया समझ रही है और आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही। मैं कहता हूं कि किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत ने, लीडर ने, किसी एमएनए ने, एमपीए ने, किसी ने भी, मैं कम से कम मैं समझता हूं, अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा, उनको उन पे दबाव डाला गया, और जब उन ठीक। पे दबाव डाला गया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको एक्सोनरेट किया गया, उनको बरी कर दिया गया केसेस से। वो कई नाम है, मुराद रात है, अंजलीब अब्बास और डॉक्टर यासीन राशिद तो एक ही गाड़ी में थी। अंजलीब अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उनके उनके सारे केसेस खत्म हो गए, ठीक और वो है। 70 साल बेचारी एक खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, उनको उन्होंने 10-10 साल कैद की सजा दे दी। ये सही। पूरी दुनिया देख रही है। इससे जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये नईम करीम साहब अभी तो चलें सर, ये तो ब्लेम मैं आप पे ब्लेम करूंगा, आप मेरे पे करेंगे, तहरीक जी इंसाफ जी। आप पे करेगी, आप तहरीक इंसाफ पे करेंगे, दोनों पार्टीज मिलके जो वो पीपल्स पार्टी पे करेगी, और फिर आप तीनों पार्टियां मिलके जेयूआई पे, जमात इस्लामी पे। सर ये तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, या आप ये कह सकते हैं कि एक एसओपी है इस बिजनेस का। लेकिन सर मुझे एक छोटी चीज़ मुझे बात समझ नहीं आ रही, क्या सर केपीके की जो आवाम है उनको वो तमाम तर, और चलो ठीक है, बलोचिस्तान का आपने कह दिया कि महरूमी, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन केपीके की अगर मैं बात करता हूँ सर, इस वक्त आपकी जानब से भी वहाँ पे जो है सेनेटर जो है वो बन चुके हैं, आपको भी सीटें वहाँ से मिली हैं, आपकी भी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर है। ठीक है सर, 12-15 साल से, 13 साल से तहरीक इंसाफ की वहाँ पे हुकूमत है। लेकिन सर अगर मैं पंजाब के कॉलेजेस देखता हूँ तो केपीके के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल्स देखता हूँ तो सर केपीके और बलोचिस्तान के वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह बाकी और मैं चीज़ों को देखता हूँ तो केपीके और बलोचिस्तान, चलिए बलोचिस्तान को तो हम मान लेते हैं, लेकिन सर केपीके से लोग आ रहे हैं क्या सर? वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ कह रहे हैं कि मैं वफाक को कर्जा देने को तैयार बैठा हुआ हूँ, और दूसरी जानब सर वहाँ पे देने को तनख्वाहें मौजूद नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की हालत सबके सामने है। तो सर क्या आपकी गवर्नमेंट जो है क्या उनको हेल्प आउट नहीं करेगी, या उस सूबे की आवाम को इसी तरह मारेगी सर? देखिए, 18वीं तरमीम के अंदर सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे आ गई होंगी, ठीक है ना, कि सूबों के क्या उसके अंदर हकूक़ होंगे, सूबों को फेडरल की तरफ से कितनी फंडिंग जाएगी, और सूबे अपने तौर पे क्या करेंगे। अभी इन्होंने बजट दिया, आपके सामने है कि पीके वालों ने बजट, अपनी मर्जी से बजट उन्होंने बनाया, बजट को अप्रूव भी किया गया। बात किया ये है कि उसकी इनके पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल है ना, तो उसमें अगर ये डेफिसिट बजट दे रहे हैं तो डेफिसिट बजट में से ये फिर हुकूमत को क्या देंगे, मुझे ये नहीं समझ आती, हुकूमत को कहाँ से ही देंगे। फिर कहते हैं कि हुकूमत को हम देंगे, एक तरफ बजट उनका डेफिसिट आता है, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट की हालत है स्टेटी के अंदर, वो तो मुझे बताने की तो बात ही नहीं है ना, खुद आप वाज़ेह कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स की जो हालात पंजाब में हैं, जो केपीके में हैं, बलूचिस्तान को मिलाकर रख देते हैं, हम सिंध को भी अलग कर देते हैं, लेकिन बाकी दोनों सूबों को कंपैरिजन करें कि यहाँ पे भी अगर पंजाब में 15 साल से या 18 साल से या 25 साल से अगर नून की हुकूमत है तो पंजाब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और केपीके के अंदर अगर पीटीआई की हुकूमत है, इंडिपेंडेंट हुकूमत है, और उसको कहाँ तक वो लेके गए, केपीके आपके सामने है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे की तरफ जा ही नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, इनको गंडापुर साहब को बहुत सारी चीज़ों को जो है ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा। वो यहाँ पे जब हुकूमत के किसी मीटिंग में आते हैं तो उनकी बात डिफरेंट होती है, वो मोहम्मद की भी बात करते हैं, वो डायलॉग्स की भी बात करते हैं, बैठने की भी बात करते हैं, वेयर एज वो पार्टी के सरबराह नहीं है, लेकिन फिर भी
बीइंग ए चीफ मिनिस्टर बात करना चाहते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं, खान साहब से बात होती है तो खान साहब बात करने के लिए तैयार नहीं हुकूमत के साथ। तो मैंने तो पहले भी कहा कि डायलॉग्स के थ्रू इसका हल निकालना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, केपी के भी पाकिस्तान का बिल्कुल हिस्सा ठीक, बिल्कुल ठीक है, हो उसको गया। भी उतना ही, इनके भी उतने ही हकूक है जितने बाकी पंजाब के बिल्कुल लोगों ठीक के हो पास गया, है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद से फिर मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है। मलिक साहब, हमें बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब के जो आपके पैटर्न चीफ तहरीक इंसाफ के हैं, उनके बच्चे जो हैं वो इंग्लैंड से अमेरिका में गए और वहाँ पे उन्होंने लॉबिंग की, या उन्होंने अपने वालिद मोहतरम की जो है वो रिहाई के लिए उन्होंने गुफ्त शनीद की, मुलाकातें की, और हमें ये बताया जा रहा था कि वो वहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पे आके मूवमेंट को चलाएंगे। और 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो चुके होंगे अपना आपके पैटर इन चीफ की गिरफ्तारी को। तो उस सालगिरह के मौके पे इस तहरीक को चलाने का इंदिया भी दिया गया था और उसको लीड जो करना था वो पैटर इन चीफ के बच्चों ने करना था। तो क्या सर वो प्लान नहीं बना, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी, या जिस किस्म की वो चीज़ सोच के गए थे अमेरिका में, क्या उस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाई उनको? असम भाई, एक तो हकीकत जो पूरी दुनिया के सामने है और कबूल करना चाहिए कि इमरान खान को सोलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया है। आज भी उनका तोशाखाना 2 का केस चला है जेल में। तो उनकी फैमिली को इजाजत नहीं दी गई है कि उनसे मुलाकात कर सके। जो एक वकला की टीम थी, पूरी टीम को अलाउ नहीं किया, सिर्फ एक वकील ही अंदर जा सका है। और वहां पे खान साहब ने बताया है उनको कि उनके साथ उनको सोलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया है, एक सेल में रखा गया है। कभी बिजली बंद हो जाती है, कभी उनकी किताबें नहीं दी जाती। तो सारे जुल्म के पाड़े जो उनके राइट है, जो जेल मैनुअल के तहत वो उनको हासिल नहीं है। जहां तक खान साहब के बेटों का ताल्लुक है तो वो एक फैमिली अफेयर है। खान साहब की फैमिली ने, उनकी बहन ने वो अनाउंस किया, उससे पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था। उनका पूरा हक है कि वो अमेरिका में या यूनाइटेड किंगडम में या पाकिस्तान आकर अपने वालिद साहब की जो है उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर आवाज उठाए। अगर वो कल भी आते हैं तो वेलकम है, लेकिन ये फैसला उनका होगा कि वो आते हैं और कब आते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, मेरे पास वक्त की कमी है और हम यहाँ पे आप दोनों अहबाब का, नईम करीम साहब आपका और लालचंद मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन दिया और अपने कीमती आरा से जो है वो हमें आपने नवाजा है। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और यहाँ से मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा सेम टाइम सेम चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।